मुख्य अतिथि हैं उनको मंच पर लेकर के आए। सर मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से इनका ध्वनि से हम भी इनका स्वागत करें। मैं राजेश चौहान राज्य से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी उनको भी मंच पर लेकर के आए। मैं आदरणीय हमारे जो विकास जी दवे इंदौर से जो हमारे बीच में पधारे हैं, देवपुत्र के वरिष्ठ संपादक, जोरदार करतल ध्वनि से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और राजकुमार जैन राजन जी हमारे बीच युवा साहित्यकार, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे भी मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय राजकुमार जैन राजन साहब। आज के इस गरिमामय आयोजन का शुभारंभ करें इसके पहले मां सरस्वती के चित्र पर, मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हम इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करना चाहेंगे। सभी अतिथियों से एवं सप्तप्रभा साहित्य मंच के सदस्यों से, हमारे आदरणीय गुरुजी अरविंद त्रिवेदी सनम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी इस समय अपना सहयोग प्रदान करें और मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर हम इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ करें। शब्दप्रभा साहित्य मंच के इस गरिमामय और शब्दप्रभा के माध्यम से आयोजित इस अखिल भारतीय नवम साहित्यकार सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत वंदन है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माल्यार्पण के पश्चात दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं सनम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे वहीं पर अपना जो श्लोक वाचन है उसको वहीं पर संपन्न करवाएं। भवदीप्ति रूपस्थम कर्म साक्ष्य यावत कर्म समाप्ति शायद तावत तुम स्थिर हो। जब तक हम कर्म करते रहे तब तक ये द्वीप इसी प्रकार प्रज्वलित रहे जो हमारी आत्मा का द्योतक है। दीप प्रज्वलन के पश्चात अखिल भारतीय शब्दप्रभा साहित्य मंच के तत्वावधान में आयोजित आज इस सम्मान समारोह में पधारे सभी अतिथियों को मैं पुनः धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करें। उसके पूर्व मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं आज इस गरिमामय आयोजन में उज्जैन के वरिष्ठ कवि साहित्यकारों के साथ देश भर से वरिष्ठ कवि साहित्यकार इसमें पधारे हैं। अब मैं हमारी संस्था के युवा कलमकार गीतकार आदरणीय भाई राजेश जी चौहान राज से अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं उन्हें आवाज दूं। आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शब्द प्रवाह के इस नवम अखिल भारतीय भव्य सम्मान समारोह में
पधारे आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आदेश हुआ है सरस्वती वंदना का। मैं आप सभी से गर्वद आग्रह करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ मानसिक रूप से इस वंदना में शरीक हों। और आज तक इस मंच से श्रद्धेय हमारे अरविंद त्रिवेदी सनंद जो है माँ सरस्वती की वंदना करते रहे अपनी घर आंगन की बोली में, मालवी बोली में। और मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मालवी बोली में ही आपके बीच वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। माथानी या पाग पगामे मेलू माता मान दो। माथारिया पाग पगामे मेलू माता मान दो। खरो के खोटो जैसो भी हूँ सरसत माता ज्ञान दो। माथानिया पाग पगामे। पहला पंक्ति निवेदित करता हूँ कि हूँ कम अकल्यो ढूंढो गेल्यो कस्तने लिख तो। आदरणीय अरोड़ा जी मुस्कानी, मतलब मैं समझता हूँ कि सार्थक है ये लेखन मेरा। ठेठ मालवी के ढूंढो मतलब ये बहुत है दृष्टि के शब्द हैं। निवेदन कर रहा हूँ। हूँ कम अकल्यो ढूंढो गेल्यो कस्तने लिख तो पाती रे। दया बिना थारी बड़े निजद तक मन दिवलानी बाती रे। तो हाथ जोड़ने अरज करी रो, हाथ जोड़ने अरज करी रो। नई नवेली तान दो। खरो के खोटो जैसो भी हूँ सरसत माता ज्ञान। और निवेदन कर रहा हूँ कि सब धन एक सरी खानी रे अतरो तो मुँह जानू हूँ। सब धन एक सरी खानी रे अतरो तो हूँ जानू हूँ। अत्तर अत्तर तिरी दियो ने अनगढ़ अक्षर ताणू। तुम्हारा हृदय आन विराजो, मारा हृदय आन विराजो। नवा जन्म रो दान दो। के खो। और वंदना का अंतिम स्पर्श। नवा नवा अक्षर राम माता फुलड़ा थनी चढ़ाऊं रे। नवा नवा अक्षर रामैया फुलड़ा थने चढ़ाऊं रे। लय सुर ताल मिलई ने माता आरती थारी गाऊं रे। तो हर सिद्धि रे सिद्धि माता, हर सिद्धि नी सिद्धि माता। कालिदास री शान दो। खरो के खोटो जैसो भी हूँ मात शारदा ज्ञान दो। माता बहुत भावपूर्ण एवं सुंदर और बहुत ही सरल कंठ से, मीठे कंठ से आपने मालवी में इस माँ सरस्वती की वंदना को प्रस्तुत किया। मैं पुनः भाई राजेश चौहान राज जी को इस वंदना के लिए बधाई देता हूँ। और अब हम इस क्रम में माँ सरस्वती के पूजन अर्चन के पश्चात अतिथियों के सम्मान के लिए सर्वप्रथम संस्था के वरिष्ठ आदरणीय श्री भंवरलाल जी जैन साहब से अनुरोध करूं कि वे सबसे पूर्व आकर के आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक भी हैं और संस्था के संरक्षक भी हैं, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर रामराजेश जी मिश्र जी को पुष्पहार से सम्मानित करें। आदरणीय भंवरलाल जी जैन साहब, मैं चाहूँगा सभी हम भी इस सम्मान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब मैं संदीप सृजन जी से अनुरोध करूं कि वे आएं और
डॉक्टर राम राजेश जी का पुनः पुष्पहार से सम्मान करें। हमारे बीच में देवपुत्र के साहित्य संपादक आदरणीय दवे सर का सम्मान करने के लिए मैं विकास दवे जी के सम्मान के लिए संदीप जी से आग्रह करूंगा कि वे उनका भी पुष्पहार से सम्मान करें। भाई राजकुमार जैन राजन साहब का पुष्पहार से सम्मान करें संदीप सृजन जी। सम्मान के इस क्रम में डॉक्टर श्री चौरसिया जी से अनुरोध करूं एवं दिनेश जी हाईकमान जो हमारे संस्था के सदस्य भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर आएं और अतिथियों का सम्मान करें। दिनेश जैन हाईकमान जी। हमारे बीच में मालवी की वरिष्ठ साहित्यकार माया मालवेंद्र बनेकर हमारे बीच में, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी आए। माया मालवेंद्र बनेकर। अशोक कुमार रक्ताली जी, वे भी मंच पर। माया जी से अनुरोध करूंगा कि वे विकास दवे साहब का पुरस्कार से सम्मान करें। और अशोक कुमार रक्ताली जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर राम राजेश जी का पुरस्कार से सम्मान करें। अशोक कुमार रक्ताली जी। हरीश कुमार सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी आए। डॉक्टर हरीश कुमार सिंह और राजकुमार जैन साहब का पुष्पहार से सम्मान करें। गड़बड़ नागर जी से भी अनुरोध करूंगा वे भी मंच पर पधारें। हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय गड़बड़ नागर जी, आप आए और राम राजेश मिश्र जी का सम्मान करें। एक और हमारी संस्था के वरिष्ठ संरक्षक भी रहे और हमारे मार्गदर्शक भी रहे आदरणीय महेंद्र श्रीवास्तव जी, उनकी सुपुत्री हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे बड़े आदर के साथ अनुरोध करूंगा कि महिमा जी आए और आदरणीय श्रद्धेय राम राजेश मिश्र जी का पुष्पहार से सम्मान करें। आशा गंगा सिरडोनकर जी हमारे बीच में है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे भी आए और राजकुमार जैन साहब का पुष्पहार से सम्मान करें। मैं हमारी संस्था के वरिष्ठ आदरणीय कमलेश व्यास कमलेश जी से अनुरोध करूं कि वे भी आए और राम राजेश मिश्र जी का पुष्पहार से सम्मान करें। राजेश राजकिरण जी से भी अनुरोध करूं कि वे भी आए और देवपुत्र के संपादक आदरणीय विकास दवे साहब का पुष्पहार से सम्मान करें। राजेश चौहान राज जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे राजकुमार जैन साहब का पुरस्कार से सम्मान करें। सम्मान की बेला को यहीं विराम देते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देना चाहता हूं और बड़े आदर के साथ हमारी संस्था के वरिष्ठ कमलेश व्यास कमलेश जी से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं उन अतिथियों के परिचय एवं संस्था परिचय के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से आपने मंच पर आमंत्रित करें आदरणीय कमलेश व्यास कमलेश। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए, समृद्ध मंच को नमन करते हुए और देश भर से पधारे सरस्वती साधकों को नमन करते हुए सन 2008 में शब्द प्रवाह साहित्य मंच की स्थापना की गई थी और इसके 2 वर्ष पश्चात सन 2010 में सम्मान समारोह की शुरुआत हुई थी। उस समय मात्र 3 पुरस्कार 1100 रुपए के थे, जो आज बढ़कर 42,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और इसके लिए
किसी से अनुरोध, चंदा, कोई सरकारी मदद, ऐसा कुछ भी नहीं लिया। ये सब आप सब लोगों का सम्मान और शब्द प्रवाह के प्रति विद्वजनों का जो स्नेह है उसका प्रतिफल है। और शब्द प्रवाह को इस मकाम तक पहुंचाने में, इस विश्वसनीयता को कायम करने में आज जो देश भर में शब्द प्रवाह पहुंची है, उसका श्रेय अगर सबसे अधिक किसी को जाता है तो संदीप जी को। साथ तो बाद में हुआ, पर मुखिया तो आप ही थे जिन्होंने सबको जोड़ के रखा और इतने सौहार्दपूर्ण ढंग से और इतने अच्छे ढंग से अपनेपन से इस संस्था को यहाँ तक लेके आए। अब मैं आज मंचासीन गौरवशाली अतिथियों का परिचय दूं। हमारे बीच राजस्थान से राजकुमार राजन साहब उपस्थित हैं। आपकी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। बाल साहित्य में आज आप पर्याय बन चुके हैं और शब्द प्रवाह के लिए भी 2 सम्मान आपकी ओर से दिए जाते हैं बाल साहित्य के लिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी कई पुस्तकों का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और अब ये तो सीमा लांघ कर विदेशी भाषा जा चुकी है और आपकी हाल ही में पुस्तक का नेपाली भाषा में भी अनुवाद हुआ है। आपका इस मंच से हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच देवपुत्र मासिक के प्रबंध संपादक आदरणीय विकास दवे जी मंच पर विराजमान हैं। आज देवपुत्र हिंदुस्तान की सबसे अधिक प्रचारित प्रसारित पत्रिका है। उसका श्रेय निश्चित तौर से संपादकीय कौशल को तो जाता ही है। इसके अलावा देश भर में सेमिनारों में आपके प्रभावी उद्बोधन के लिए भी आप जाने जाते हैं। मैं मंच से शब्द प्रवाह साहित्य मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी सर के बारे में क्या कहूं। विक्रम विश्वविद्यालय के विशिष्ट कुलपतियों में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के बाद अगर किसी का नाम मेरे तो जहन में आता है तो डॉक्टर साहब का ही नाम। आपके 2 कार्यकाल में जितनी स्थायी और यादगार उपलब्धियां हुई है विक्रम विश्वविद्यालय में, ऐसी मेरे आज तक के जीवन में मैंने तो नहीं देखी है। आप जबलपुर विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं, 2 विश्वविद्यालय के कुलपति। कई संस्थाओं के संचालन, सफल संचालन के बाद उनको योग्य हाथों में सौंपने का कार्य कर आज मार्गदर्शक की भूमिका में है, शब्द प्रवाह के संरक्षक है। और आपकी उपलब्धियां अगर गिनाऊंगा तो शायद ये समय कम पड़ेगा, इसलिए संक्षेप में इतना ही कि ये वो वटवृक्ष हैं जिन्होंने अपने आप को छांटा है, लेकिन जिनकी जड़ें बहुत दूर तक हैं। आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आगे माइक्रोफोन राजेश जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश व्यास जी। अतिथियों के परिचय के पश्चात अब मैं हमारे बीच में जिनका भी परिचय हुआ बाल साहित्य के रूप में जो जाने जाते हैं आदरणीय राजकुमार जी राजन साहब, कई पुरस्कार भी वो बाल साहित्यकारों पर या बाल साहित्य पर जो रचनाकार जो लेखन करते हैं उनको भी वो सम्मानित करते हैं, उनकी कृतियाँ भी प्रतिवर्ष प्रकाशित करवाते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। और उनकी एक पुस्तक जो हमारे बीच में आज यहाँ पर विमोचन होना है, पेड़ लगाओ। मैं चाहूँगा कि उस पुस्तक का विमोचन हो और विमोचन के लिए मैं शब्द प्रवाह साहित्य मंच की पूरी टीम से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और इस विमोचन कार्य को संपन्न करवाएं।
वर्तमान की जो महती आवश्यकता है वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से, और उसको लेकर के आपने जो ये अद्भुत कार्य किया है, मैं उन्हें इस मंच शब्द प्रवाह साहित्य मंच की तरफ से उन्हें बधाई प्रेषित करता हूँ। और एक महीने कृति आपने इस समाज को देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय राजकुमार जैन राजन साहब को इस महीनी और आकर्षक जो आपने कृति बाल साहित्य को लेकर के पेड़ लगाओ ये कृति हमारे बीच में आई है, निश्चित ही वे बधाई के पात्र हैं। मैं इस पुस्तक की संक्षिप्त समीक्षा के लिए आमंत्रित करता हूँ राजेश राजकिरण जी को कि वे आएं और इस पुस्तक पर अपनी जो उनकी अभिव्यक्ति है, समीक्षा है, वो प्रस्तुत करें ताकि हम भी जान सकें इस कृति में क्या क्या है। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित सभी को वंदन करता हूँ। अभी बाल कविता संग्रह का लोकार्पण हुआ। पेड़ लगाओ। हिंदी और राजस्थानी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेश कुमार जैन राजन एक निष्ठावान प्रतिभाशाली रचनाकार, बहुत ही आत्मीय जन, साहित्य के प्रति तन मन धन से समर्पित हैं। इनकी रचनाएं देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। 100 से अधिक पुरस्कारों सम्मानों से इनकी रचना धर्मिता के महत्व को रेखांकित किया जा चुका है। आप कितनी ही साहित्य संस्थाओं से गहरे जुड़े हुए हैं, कितने ही पुरस्कार सम्मान आपने स्थापित कर रखे हैं, जिनके लिए प्रदत्त राशि का स्वयं स्वेच्छा से प्रबंध करते हैं। निसंदेह विशेष रूप से बालक के हित में इनके देन जरूरी नहीं बल्कि अनुकरणीय है। खुशी है कि आत्मीय राजेंद्र कुमार जैन राजन की बाल साहित्य की 36वीं कृति पेड़ लगाओ का लोकार्पण आज सप्त प्रवाह साहित्य मंच से हुआ है। यह प्रेरक बाल कविताओं का एक बृहद संकलन है। बच्चों के लिए इनकी रचना संसार वैविध्यपूर्ण और विशाल है। ये मूलतः सकारात्मक दृष्टि से संपन्न आशा के निधि विशिका के कवि हैं। अच्छी बात यह है कि राजकुमार ने इन कविताओं को चालू या चलाओ ढंग से नहीं लिखा है। वह प्राय विषय आधारित रचना गढ़ने के स्थान पर विषय के अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति रच सका है। कवि की दृष्टि भी वैज्ञानिक है। बाल सुलभ जिज्ञासाओं को उनकी सहज प्रश्नपूर्णता, मासूम शिकायतें और मस्ती की धार्मिकता की जगह जगह परिचय मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कवि खुद को बालक पर थोपने से प्राय बचा है। बालक की सहज मनोभाव की सहभागी और सह यात्रा अर्थात स्वयं बालक बनकर रचनाकार बना है। बहुत ही सहज भाव से मिलावट, रिश्वत, चोरी आदि बुराइयों के प्रति समझ देती रचनाएं रची गई है। तो बाल मन को मोहित करती राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण, जागरूक स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी, सेवा रचना कार्य के साथ ही रोबोट, कंप्यूटर जैसे विषयों पर भी रोचक कविताएं लिखी गई है। निसंदेह ये कविताएं भविष्य में आने वाली और अधिक सशक्त कविताओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त करती है। एक बात जो इस संकलन को खास बनाती है कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त लब्ध वरिष्ठ साहित्यकारों डॉक्टर चक्रधर नलिन जी ने इसका प्लेग मैटर लिखा है, तो डॉक्टर विवेक रमेश ने इसकी भूमिका लिखकर आशीर्वाद प्रदान किया है। अनय प्रकाशन नई दिल्ली ने इस खूबसूरत बाल कविता संग्रह का प्रकाशन किया है। विश्वास है बच्चों के साथ वयस्कों को भी यह कविताएं भरपूर अपनापन देने में सफल होगी। आज शब्द प्रवाह परिवार हार्दिक शुभकामनाएं देता है राजेंद्र कुमार जैन राजन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश राजकिरण जी, जिन्होंने सार को निरूपित जो इस पुस्तक की समीक्षा थी वो हमारे बीच में प्रस्तुत की।
अब मैं इस आगे के क्रम को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो देश भर से कवि साहित्यकार उपस्थित हुए हैं जिनका संस्था द्वारा सम्मान किया जाना है, मैं सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच के डायस के आगे आ जाएं। और अब मैं यह संचालन का जो दायित्व है हमारे अभिनव शब्द प्रवाह की संपादिका से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और इस आगे के आयोजन को अर्पिता जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और संचालन का दायित्व निभाएं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार इस आयोजन का शुभारंभ करें जो कवि साहित्यकारों का सम्मान होना है। स्वागत। सभी पधारे अतिथियों का स्वागत से अभिनंदन है। सम्मान हेतु सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ पंडित अरविंद त्रिवेदी सनन उज्जैन। पंडित अरविंद त्रिवेदी सनन पिछले 4 दशक से उज्जैन के साहित्य जगत में जाना पहचाना नाम है। कर्मकांड के साथ साथ साहित्य सर्जन आपकी रुचि का विषय रहा है। मंचों पर भी आपकी हास्य व्यंग्य रचनाएं काफी प्रभावित रही है। 4 दशक में आपने कई ऐसी रचनाएं और गीत, गजल, छंद, मुक्तक रचे जो कालजयी हो गए। आपकी एक गजल कृति भी प्रकाशित हो चुकी है। कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आपकी रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। लेकिन उससे ज्यादा मंची रचनाएं लोगों के दिलों में बैठ कर चुकी है। शब्द प्रभा के आरंभ से ही आप इससे जुड़े हुए हैं और संस्थापक वरिष्ठ सदस्य हैं। आज शब्द प्रभा परिवार आपको संस्थापक सदस्य पंडित अरविंद त्रिवेदी सनन को शब्द साधक सम्मान प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। सम्मान की अगली कड़ी में श्री शरद शर्मा उज्जैन पधारे मंच पर। शरद शर्मा का जन्म 17 जनवरी 1956 को विदिशा में हुआ। आप 1977 से रंगमंच में सक्रिय हैं और लगभग 40 नाटकों में अपना महत्वपूर्ण अभिनय कर चुके हैं। आपके निर्देशन में विभिन्न नाटकों का 800 से भी अधिक प्रदर्शन हो चुका है, जिनमें कोर्ट मार्शल काफी चर्चित थे। रंगकर्मों में योगदान के लिए आपको कई शासकीय एवं गैर शासकीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप अभिनव रंग मंडल संस्था के प्रमुख हैं। देश में अशासकीय संस्थाओं में सबसे पहले बिना किसी अनुदान के राष्ट्रीय नाटक समारोह में शुरुआत 1993 से ही हुई और आपके द्वारा निर्देशित नाटक का प्रदर्शन हुआ था। आप हमारे शहर उज्जैन के हैं, यह हमारे लिए गौरव की बात है। शब्द प्रभा परिवार आपको शब्द कला सार्थक सम्मान प्रदान करते हुए उज्जैन भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान हेतु श्री राजीव पावा उज्जैन। श्री राजीव पावा उज्जैन शहर का एक ऐसा नाम है जो आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने 1999 में रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था का गठन किया। सामाजिक कार्यों में संलग्न हो गए। सन 2000 आते सारे पारिवारिक दायित्व से मुक्त हो गए, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो गए। 2001 जनवरी में सपनिक गुजरात भूकंप ने हवा और रेडियो के माध्यम से पीड़ितों का उपचार किया। आप आज की युवा पीढ़ी के लिए स्वामी विवेकानंद जयंती पर हर वर्ष प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। स्वच्छता और पॉलीथीन के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम में निरंतर कार्य कर रहे हैं। पिछले
प्रतिष्ठित व्याख्यानमालाओं एवं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में 1500 से अधिक व्याख्यान दे चुके हैं। कई शोध ग्रंथ और कृतियां की रचना भी आपने ही की है और कई सम्मान भी आपको प्राप्त है। सप्तप्रभा परिवार वैदिक संस्थान देहरादून के सौजन्य से आपको श्रीमती सरस्वती सिंह स्मृति पुरस्कार प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान हमारे श्री माया जी मालवेंद्र बलिहार जी की सौजन्य से। कृपया आप और आपके परिवार मंच पर पधारें और सम्मान हेतु श्री स्वप्निल शर्मा मनावर को आमंत्रित करती हूँ। 22 अप्रैल 1953 को जन्म श्री स्वप्निल शर्मा हिंदी साहित्य और इतिहास में एमए है। अभी तक आपके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कविता लेखन के अलावा पत्रकारिता में भी पिछले 35 वर्षों से सक्रिय है। साहित्य और पत्रकारिता में इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आपातकाल में धार जेल में बंद रहने के दौरान इनकी कविता को जेलर द्वारा जब्त किया गया था। बाद में ये कविताएं कहीं हुई मुखिया के शीर्षक के प्रकाशित हुई, जिसके मुख पृष्ठ पर जेलर के हस्ताक्षर और मोहर भी लगी थी। आपको कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सप्तप्रभा परिवार आपको सप्तप्रभा संस्था के आरंभ से जुड़े रहने के लिए श्रीमती माया मालवेंद्र बदेका सप्तप्रभा गौरव सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान हेतु सीताराम चौहान बठिक दिल्ली, कृपया मंच पर पधारें। श्री सीताराम चौहान पथिक ने एमए बीएड तक योग्यता प्राप्त की है और विगत 40 वर्षों से अध्यापन कार्य में रत है। आपकी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 75 से अधिक सम्मान प्रतिष्ठित संस्थाओं से मिल चुके हैं। देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी, लेख, गीत आदि प्रकाशित होते रहते हैं। संघर्षमय जीवन हेतु आपने साहित्य में नाता नहीं तोड़ा, यह महत्वपूर्ण है। सप्तप्रभा परिवार आपको आपकी खंड काव्य कृति स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के लिए आपको श्रीमती माया मालवेंद्र बदिका उज्जैन के सौजन्य से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे स्मृति साहित्य सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान राजन जी के सौजन्य से। सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुधा गुप्ता अमृता कटनी। डॉक्टर सुधा गुप्ता अमृता का जन्म 4 जुलाई 1954 को हुआ। आप एमए हिंदी विषय में पीएचडी है। साथ ही संगीत प्रभाकर की उपाधि अभी आपको प्राप्त है। आपकी 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। बाल साहित्य पर आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। लोक भाषा एवं बोली संवर्धन के क्षेत्र में भी आपने उल्लेखनीय काम किया। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से आप सम्मानित थे। साथ ही आप मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद सहित कई साहित्यिक संस्थाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी करती है। आपकी रचना का प्रकाशन नियमित रूप से देश भर की पत्र पत्रिकाओं में होता रहता है। सप्तप्रभा परिवार आपको श्री राजकुमार जैन राजन फाउंडेशन अकोला चित्तौड़गढ़ के सौजन्य से स्वर्गीय बाल शौरी रेड्डी बाल साहित्य सम्मान के अंतर्गत समग्र बाल साहित्य लेखन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान श्रीमती इंदु पाराशर इंदौर। श्रीमती इंदु पाराशर का जन्म 1 जुलाई 1956 को हुआ। आप रसायन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है एवं संस्कृत कोविद की उपाधि भी आपको प्राप्त है। 20 वर्षों से रसायन शास्त्र के व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। कई साहित्यिक एवं शैक्षणिक पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपकी कविता, पटकथा, संवाद और निर्देशन में एनिमेशन फिल्म का भी निर्माण हुआ है। आपकी पुस्तक कविता के विज्ञान में 6 पुस्तकों का एक सेट है, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के विज्ञान को सरल गीतों में समझाया गया है।
1000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उसके अलावा आपकी 6 पुस्तकें और प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से भी आपकी रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। सप्तप्रभा परिवार श्री राजकुमार जैन राजेन फाउंडेशन अकोला चित्तौड़गढ़ के सौजन्य से आपको स्वर्गीय बाल शौरी रेड्डी बाल साहित्य सम्मान के अंतर्गत समग्र बाल साहित्य लेखन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान श्री आशा गंगा जी सिरोडकर के सौजन्य से कृपया मंच पर पधारें। कुमार जी सर। देर से आएंगे 1 घंटे बाद। सम्मान हेतु हितेश कुमार जी शर्मा बिजनौर। वो सम्मान कैलाश जी सोनी सार्थक नागदा के सौजन्य से है। आप भी मंच पर पधारें। श्री हितेश कुमार जी शर्मा का जन्म 30 दिसंबर 1936 को हुआ। आप अभिवक्ता है। आपकी कविता गजल के 19 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। 15 काव्य संकलन आपके संपादन में प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही आपके संपादन में 4 अन्य समाज उपयोगी कृतियां भी प्रकाशित हुई है। सामाजिक क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। व्यापार और कर कानून को लेकर आपने 11 पुस्तकें लिखी है। काव्य के क्षेत्र में आपको 200 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आप उम्र के 10वें पड़ाव में होने के बावजूद भी सक्रिय लेखन से जुड़े हैं। आपकी रचनाएं आज भी नियमित रूप से देश भर के पत्र पत्रिकाओं से सम्मान प्रकाशित की जाती है। आप हिंदी भाषा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है। सप्तप्रभा परिवार आपको प्रति में गजल हूँ के लिए कैलाश सोनी सार्थक नागदा जिला उज्जैन के सौजन्य से स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सोनी स्मृति गजल सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले सम्मान हेतु नीतू मुकुल जयपुर। नीतू मुकुल जयपुर पधारे मंच पे। नीतू मुकुल ने MA राजनीति में योग्यता प्राप्त की है और विगत 10 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है। आपकी एक कहानी कृति प्रकाशित हुई है। साथ ही साझा संकलनों में कविताएं लघु कथाएं प्रकाशित हुई है। कई सम्मान प्रतिष्ठित संस्थाओं से मिल चुके हैं। देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता कहानी आदि प्रकाशित होते रहते हैं। साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी से अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए। सप्तप्रभा परिवार आपकी कहानी कृति ऐसा प्यार कहाँ के लिए आपको श्रीमती आशा गंगा जी शिरोडकर उज्जैन के सौजन्य से इंजीनियर प्रमोद शिरोडकर विहरमान स्मृति कहानी सम्मान प्रदान करते हुए आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगला सम्मान श्री काबूलाल जमड़ा चावरा पधारे। काबूलाल जमड़ा का जन्म 15 नवंबर 1973 सुखेड़ा जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हुआ। आप हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में MA हैं। साथ ही BEd PG डिप्लोमा अनुवाद एवं पत्रकारिता तथा जनसंचार में कर चुके हैं। पेशा से आप उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं। राज्य स्तर पर अंग्रेजी माध्यम प्रशिक्षक है। आपकी 3 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में 500 से ऊपर आलेख व कविताएं प्रकाशित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान भी आपको मिल चुके हैं। साहित्यकार के साथ साथ हम उनके मम्मी पापा को भी मंच पे सम्मान आमंत्रित करते हैं। कृपया मंच पर पधारें। साहित्यकार के साथ साथ आपकी ख्याति मुंह से तबला बजाने के रूप में भी है। सप्तप्रभा परिवार आपको आपकी काव्य सफल संघर्षों के लिए सम्मानित करते हुए आपको सप्तरत्न की मानद उपाधि सम्मान करते हुए आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है।
बड़ा जी, बधाई। ग्राम सेठिया ओमकारा में हुआ। 3 विषयों में MA, LLB, आयुर्वेद रत्न, BTC की शिक्षा आपने प्राप्त की है। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविता, लघु कथा, व्यंग, समीक्षा आदि प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही दूरदर्शन मध्य प्रदेश, आकाशवाणी भोपाल में रचनाओं का नियमित प्रसारण होता रहता है। आपकी 3 कृतियां प्रकाशित है। आपको कई सम्मान पुरस्कार राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त है। आप करवट कला परिषद भोपाल, पाठक मंच, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृति परिषद भोपाल से जुड़े हुए। लघु कथा टाइम्स में उप संवादक भी थे। आप वरिष्ठ टेक्नीशियन सड़ीपुका पश्चिम मध्य रेल भोपाल में सेवारत थे। सप्तप्रभा परिवार आपकी लघु कथा कृति एक लोहार की के लिए सम्मानित करते हुए आपको सप्त रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान के लिए डॉक्टर देवेंद्र जोशी उज्जैन। डॉक्टर देवेंद्र जोशी उज्जैन 19 नवंबर 1962 को जन्मे डॉक्टर देवेंद्र जोशी उज्जैन की पत्रकारिता का एक ऐसा नाम है जो पेपरलेस होती जा रही पत्रिका के दौर में कलमकारी का पर्याय बने हुए हैं। आप विगत 4 दशक से समसामयिक मौलिक लेखन और रिपोर्टिंग लेखन में सक्रिय है। डॉक्टर जोशी ने दैनिक उज्जैन सांदीपनि के संपादक होते हुए भी अपनी पहचान एक स्वतंत्र लेखक के और पत्रकार के रूप में बनाई है। हाल के वर्षों में अनेक अवसरों पर उनकी लाइव रिपोर्टिंग और सदी हुई कलमकारी में सहसा सुधी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। देश का ऐसा कोई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका नहीं जिसमें आपके लेख प्रकाशित नहीं हुए। आधी दर्जन से अधिक पुस्तकों के रचनाकार डॉक्टर जोशी एक स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य होने के साथ ही पत्रकारिता के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक सम्मान पुरस्कार से विभूषित हो चुके हैं। सप्तप्रभा परिवार आपको संपादक रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान के लिए श्री राधेश्याम चोरसिया उज्जैन। श्री राधेश्याम चोरसिया उज्जैन की पत्रकारिता जगत का एक जाना पहचाना नाम है। आप राष्ट्रीय हिंदी मासिक समाचार पत्रिका बेखबरों की खबर के प्रकाशन और संपादक हैं। साथ ही दैनिक निर्णय के मध्य प्रदेश ब्यूरो प्रमुख भी है। आपको मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से भी आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए, जिनमें नगर सुरक्षा समिति, अंतर भारतीय और NCC आदि प्रमुख है। हाल ही में आपको भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश के राज्य मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। लगभग 2 दशक से सक्रिय पत्रकारिता एवं समाज सेवा में आप संलग्न हैं। आपके द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जा रहे उल्लेखनीय योगदान के लिए सप्तप्रभा परिवार आपको संपादक रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान हेतु श्री महेश सोनी भोपाल। श्री महेश सोनी का जन्म 5 अगस्त 1971 ग्राम कोलारी जिला देवास में हुआ। आप विगत 15 वर्षों से साहित्यिक पत्रकारिता करते हुए स्वदेश भोपाल में कार्यरत हैं तथा मध्य प्रदेश शासन अधिमान्य पत्रकार हैं। मासिक पत्रिका साहित्य रंजन का 10 वर्षों से प्रकाशन कर रहे हैं। साथ ही आकाशवाणी दूरदर्शन भोपाल में विगत 20 वर्षों से एंकर भी कर रहे हैं। रेडियो पर प्रसारित धारावाहिक बहुत कबीर का 3.5 साल तक लेखन एवं प्रस्तुतिकरण आपने किया है। दूरदर्शन के लिए श्रृंखला श्रमेव जैसे का 2 साल तक साप्ताहिक प्रस्तुतिकरण किया। देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में 1000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल साहित्य पत्रिका हेतु सम्मानित है। साथ ही 3 दर्जन से अधिक सम्मान व 7 से अधिक पुरस्कार आपको प्राप्त है। सप्तप्रभा परिवार आपको पत्रकार रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगे श्री प्रांजल शर्मा मंसूर। प्रमाण पत्र। प्रांजल शर्मा 21 वर्ष युवा पत्रकार और संपादक थे। फरवरी 1917 से मीठी सुबह समाचार पत्र का संपादन कर रहे हैं। प्रांजल ने राजा मानसिंह तोमर संगीत
से गायन की शिक्षा प्राप्त की। इसी के साथ अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से आपने कीबोर्ड में हॉबी की शिक्षा प्राप्त की। समाचार पत्र के अनुरूप आपने हमेशा सकारात्मक समाचारों को महत्व दिया है। भ्रामक मिथ्या और वैमनस्यता के बढ़ाने वाले समाचारों से दूरी बनाए रखें। आज के समय में समाचार पत्र प्रकाशन कठिन और संघर्ष के दौर में ऐसे समय में युवा प्रांजल शर्मा ने पत्रकारिता मार्ग चुनकर आम जन की भावना को अभिव्यक्त करने का बीड़ा उठाया है। शब्दप्रभा परिवार आपको संपादक रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान श्रीमती मनीषा प्रधान रीवा पधारे मंच पे। श्रीमती मनीषा प्रधान मन का जन्म 21 अप्रैल को हुआ। आप MASc है एवं फार्मेसी में उपाधि प्राप्त है। स्वयं के होलसेल मेडिकल व्यवसाय के साथ साहित्य सृजन में भी आप सक्रिय हैं। देश भर में प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, लेख, गीत आदि प्रकाशित होते रहते हैं। लेखन के क्षेत्र में आप सभी शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं। लेखन के लिए आपको कई सम्मान भी मिल चुके हैं। शब्दप्रभा परिवार आपको नई कदम सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान हेतु सुश्री रोहिणी विश्वनाथ तिवारी कल्याण मुंबई। सुश्री रोहिणी विश्वनाथ तिवारी MA BEd है, MPhil कर रही है, PhD की प्रक्रिया भी जारी है। समाज विकास सेवा संघ द्वारा संचालित बाबुल प्रतिष्ठान की संचालिका है और मीडिया प्रभारी समाज विकास सेवा संघ, साथ ही अक्षय गौरव मैगजीन मेरठ की संपादक भी है। वर्तमान में MVN कनिष्ठ महाविद्यालय अंधेरी पर हिंदी शिक्षिका के पद पर सेवारत है। देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, लेख, गीत आदि प्रकाशित होते रहते हैं। लेखन के क्षेत्र में आप अभी शुरुआती दौर से गुजर रही हैं, लेकिन अपनी बात बहुत ही करीने से करती है। शब्दप्रभा परिवार आपको नई कलम सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगले सम्मान हेतु श्री सौरभ जैन तराना उज्जैन। श्री सौरभ जैन का जन्म 25 अप्रैल 1995 को तराना जिला उज्जैन में हुआ। आप विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से राजनीति विज्ञान विषय में परास्नातक होने के उपरांत वर्तमान में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से PhD कार्य में संलग्न है। आपके लेख तथा व्यंग का प्रकाशन निरंतर देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक जागरण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, अमर उजाला, हरिभूमि, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, डेली न्यूज, देशबंधु इत्यादि समाचार पत्र में होता रहता है। हेरा फेरी फिल्म बेंगलोर के प्रसिद्ध साप्ताहिक ऑनलाइन कार्यक्रम खबर पिछले हफ्ते की स्क्रिप्ट में भी आपने लिखी है। शब्दप्रभा परिवार आपको नई कलम सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सम्मानित कवि साहित्यकारों को, पत्रकारों को मंच की ओर से, शब्दप्रभा साहित्य मंच के सभी सदस्यों की ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मान के इस महीने कार्यक्रम के पश्चात मैं इस आयोजन को गति प्रदान करूं, इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में जो वक्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री राजकुमार जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सभी कवि साहित्यकारों को शुभकामनाएं दें और बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इतने अच्छे अतिथि वक्ता प्राप्त हुए हैं। मैं बड़े आदर के साथ राजकुमार जैन साहब को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। जोरदार राजकुमार जैन साहब।
एक बार सभी भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जैसा कि मेरी आदत रही है कि भाषण देते हैं तो समय की पाबंदी का ख्याल नहीं रहता है, तो आज मैं लिख के ले आया हूँ ताकि कुछ इधर उधर की बात नहीं है और संदीप भैया को डांटना भी नहीं पड़े पीछे से। तो आप मेरी लिखी हुई बातें फिर वो उसी तरह से पढ़ी जाएगी, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। तो मैं सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों को सादर प्रणाम करता हूँ, उपस्थित साहित्य सेवियों और साहित्य रसिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। तो सर्वप्रथम सम्मानित होने वाले सभी शब्द शिल्पियों का हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। साहित्य सृजन किसी भी समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग माना जाता है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भाषा और संस्कृति के विकास हेतु साहित्य सृजन के लिए समर्पित साहित्यकारों के योगदान को सार्वजनिक रूप से मान्यता देकर सम्मानित करने के लिए शब्द प्रवाह मंच को भी हार्दिक साधुवाद देता हूँ। सदियों से हमारी परंपरा में साहित्य को सिर्फ आनंद का ही नहीं, ज्ञान का भी प्रकार माना जाता रहा है। आधुनिकता की झोंक में और विज्ञान के बढ़ते विशेषीकरण के दौर में साहित्य ही एक ऐसी जगह बसती है जहाँ मनुष्य को खंड खंड में नहीं, संपूर्णता में देखने का और समझने की कोशिश की जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने साहित्य को जलती हुई मसाल कहा है। साहित्यकारों का दायित्व हो जाता है कि यह जलती हुई मसाल यह आग रोशनी देने वाली हो, मार्ग दिखाने वाली हो, जलाने वाली नहीं, क्योंकि वर्तमान परिवेश में साहित्य भी समाज को जलाने वाला साबित हो रहा है। यह रोशनी ही जीवन के अधूरेपन को, चाहे वह कैसा भी हो, भरने का माध्यम बनती है। तभी जीवन के खंडित सपनों को पूरा करने की एक लालसा पैदा होती है, तब रचना सार्थक बनती है। वर्तमान परिवेश में साहित्यिक पुस्तकों, पत्रिकाओं के पठन पाठन में जो ह्रास हो रहा है, उससे सांस्कृतिक विकलांगता पैदा हो रही है। किताबें, साहित्य हमारे दिल और दिमाग को रोशनी देते हैं। हमें पाठन की परंपरा की ओर लौटना चाहिए। जहाँ जहाँ साहित्यिक पुस्तकों का लोप होता जा रहा है, उन परिवारों में संस्कार, शांति, समृद्धि का भी लोप होता जा रहा है। भाषा और साहित्य समाप्त होता है तो संस्कृति पर खतरा होता है, और संस्कृति के नष्ट होने पर समाज पर संकट आता है। यदि एक भाषा समाप्त होती है तो उसकी पूरी ज्ञान परंपरा समूल नष्ट हो जाती है। जिस तरह बालक अपनी माँ का दूध पीकर पुष्ट होता है, विकास करता है, उसी तरह वह अपनी बोली के माध्यम से संस्कार, सभ्यता और परिवेश को समाहित करता है। मेरा सभी लेखक बंधुओं से अनुरोध है कि आप स्थानीय बोलियों में ज्यादा से ज्यादा लिखें, प्रकाशित करवाएं और साझा करें। हिंदी भाषा को बचाना है, उसका विस्तार करना है, तो आज के बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ना होगा। भाषा तभी विस्तार पाएगी जब स्थानीय बोलियों का संरक्षण होगा। बोलियों को बचाने के लिए जड़ में पानी सींचने यानी बच्चों को बोलियों से जोड़ना होगा। इसके लिए हम अपने स्थानीय बोलियों की रोचक पुस्तकों के साथ ही हिंदी बाल साहित्य की पुस्तकें पहुंचे। मेरा सभी रचनाकार साथियों से निवेदन है कि बाल साहित्य की महत्ता को समझे और अन्य विधाओं के साथ साथ बाल साहित्य का भी सृजन कर उन्हें बच्चों तक पहुंचाएं। बाल साहित्य सृजन को प्रोत्साहन देने के क्रम में हम एक छोटा सा प्रयास और करना चाहते हैं। अगर संदीप भैया के और इनकी टीम का इजाजत हो तो शब्द प्रवाह के आगामी सभी कार्यक्रमों से बाल साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विधागत 5 सम्मान और देने की मैं घोषणा करता हूं, जिनकी प्रत्येक की राशि 1100 रुपये होगी। और विधागत सम्मान होंगे कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, रिपोर्टाज के क्षेत्र में, संस्मरण के क्षेत्र में, और इनको बढ़ाया भी जा सकता है। मेरे सद्य प्रकाशित बाल कविता संग्रह पेड़ लगाओ का भी यहाँ लोकार्पण हुआ, इसके लिए भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझ अदने से व्यक्तित्व को मंचस्थ कर और बोलने का अवसर देकर मेरी बात कहने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए समस्त शब्द प्रवाह परिवार का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जोर से बोल रहा है, मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आदरणीय राजकुमार जैन साहब, आपकी पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ और आपने जो घोषणा की है बाल साहित्य के लिए, निश्चित रूप से वे एक प्रेरणा का कारण बनेगी। और निश्चित रूप से आपका जो बाल साहित्य के प्रति समर्पण है वो सराहनीय है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ इस पुस्तक विमोचन के लिए, और आपने जो बाल साहित्य के लिए हमें हमारी संस्था पर विश्वास जताया, निश्चित रूप से उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अगले क्रम में जैसा कि
उनके परिचय में बताया गया है। मैं भी उन्हें बड़े अच्छे से जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, और उनकी जो पत्रिका देवपुत्र से मैं लगातार परिचित रहा हूँ। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनकी पत्रिका पूरे विश्व में प्रथम है, और वो है उनकी सदस्य संख्या के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनकी पत्रिका का नाम चलता है। मैं ऐसे ही कलमकार, रचनाकार और बाल साहित्य के वे भी पुरोधा हैं देवपुत्र के संपादक आदरणीय डॉक्टर विकास दवे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखें, और आप जोरदार करतल ध्वनियों से उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। आदरणीय विकास दवे जी। वीणापाणी माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन करते हुए वरेण्य व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी, आदरणीय राजकुमार जैन राजन जी, वीर प्रसूता भूमि राजस्थान से वे यहाँ पर पधारे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब बाल साहित्यकार जगत से भी कोई प्रतिनिधित्व करता है। मैं तो हूँ ही, लेकिन राजकुमार जी की उपस्थिति बाल साहित्य को भी रेखांकित कर रही है। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। शब्द प्रवाह के माध्यम से संपूर्ण देश भर में रचना धर्मिता के लिए लगातार लगे रहने वाले लोगों को सम्मानित करके जो प्रोत्साहन देने का एक बड़ा काम बंधुवर संदीप भाई कर रहे हैं शब्द प्रवाह के माध्यम से, और साथ ही इस कार्यक्रम का अत्यंत कुशल संचालन कर रहे हैं डॉक्टर राजेश रावल जी, समक्ष उपस्थित सभी वरेण्यजन। संदीप भाई ने कहा था कि क्योंकि साहित्यकारों का सम्मान है और इसलिए थोड़ी सी चर्चा साहित्य पर भी होना चाहिए। वैसे तो श्रद्धेय डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी जिस मंच पर उपस्थित हो, मैंने प्रारंभ में ही उनके चरण स्पर्श करके क्षमा याचना कर ली थी कि आज मेरा धृष्टताओं का ही दिन है, उनकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ क्षमा याचना के साथ। मित्रों, भारतीय दर्शन में साहित्य रचना यह कोई छोटा काम कभी नहीं माना गया। यूं तो हम सब साहित्यकार हैं, शब्द धर्मी हैं, इसलिए हम सब मानते हैं कि रचना कर्म अपने आप में एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। किंतु भारतीय जगत में, साहित्य जगत में या भारतीय दर्शन में साहित्य के रचना कर्म के लिए साधना और तपस्या जैसे शब्दों का प्रचलन रहा है। आप कहेंगे ये शब्द तो आज भी हम सब लोग भाषण में बोलते रहते हैं, लेकिन इस समकालीन युग के साहित्यकारों को मैं आप सबके साथ स्वयं को भी संबोधित करते हुए कह रहा हूं कि क्या वास्तव में हम आज जो रचना कर्म कर रहे हैं, क्या सचमुच उसके लिए साधना और तपस्या जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं क्या? कुछ प्रश्न हमको आंदोलित करते हैं। और इस समय मुझे याद आता है वह प्रसंग, उस आलेख को मैं स्मरण करता हूं जब श्रद्धेय निराला जी के समकालीन एक वरेण्य साहित्यकार अपने लेख में लिखते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। वे कहते हैं कि जब मैं निराला जी के घर पर पहुंचा, द्वार बंद था, मैंने जब आवाज लगाई तो एक थका सा स्वर उनको सुनाई दिया। उन्होंने कहा बाहर प्रतीक्षा करो। सब लोग जानते थे, इसलिए वो सहज रूप से बाहर बरामदे में प्रतीक्षा करते रहे। अचानक एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। भड़ाक से दरवाजा खुला। निराला केवल एक लंगोट भर लगाए हुए थे, पूरा शरीर पसीने से भरभरा रहा था। कड़ाके की सर्दी के उस समय में पसीने से सराबोर निराला जी आते हैं और बरामदे में जमीन पर दोनों हाथ और पैर फैलाकर चित्त लेट जाते हैं। वो साहित्यकार सहम जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कोई स्वास्थ्यगत समस्या है, क्या हुआ है, लेकिन वो इशारे करते हैं और वो चुपचाप देखते रहते हैं। लगभग 10-15 मिनट तक निराला जी वैसे के वैसे चित्त लेटे। थोड़ा सा जब सामान्य होते हैं, उसके बाद में उठकर के बातचीत प्रारंभ करते हैं। तो मित्र साहित्यकार कहते हैं स्वास्थ्य ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, एक कविता का रचना कर्म संपन्न। मैं प्रश्न केवल ये करना चाहता हूं, अपने आप को भी सम्मिलित रखते हुए, कि क्या ऐसी कोई अनुभूति से हम में से कोई कभी गुजरा है क्या इस जीवन में? तब जाकर के संभवतः उनके समकालीन साहित्यकार कहते थे वह हिंदी का लेखक था, खून सुखा कर लिखता था। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि उनकी लेखनी में मसी नहीं, रक्त बहता था। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि हम लोग कहते हैं साहित्य इस प्रकार का है कि वह बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय लिखा जाए। मित्रों, यह बेकार की बात है। भारतीय दर्शन ने साहित्य के जिम्मे जिस प्रकार का दायित्व सौंपा था,
वह दायित्व था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लेखन का। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहां से सम्मिलित हो गया आकर के? ये पूरा का पूरा पश्चिम की देन। और इसलिए मुझे लगता है कि जब तक साहित्य संपूर्ण राष्ट्र देवता समाज देवता के सर्वाधिक हित में नहीं लिखा जाता, तब तक वह साहित्य साहित्य ही नहीं है, ऐसा कहने में कोई हमको हिचक नहीं रखना चाहिए। और इसलिए कई बार मुझे लगता है कि याद करता हूं तो पुराने कई प्रसंग आंखों के सामने तैरते। आप याद करिए, एक रचनाधर्मी अचानक उसको एक कोई जिसको हम आज के युग में कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो सूझता है और वो रचनाधर्मी अपनी रचना लिखना प्रारंभ कर देता है। उसको यह पता नहीं होता कि कब अंधेरा होता है, कब एक हाथ आकर के दीपक जलाता है, कब प्रातः का भोर का उजाला होता है, वह हाथ आकर के धीरे से दीप विसर्जन कर देता है, कब जल आ जाता है, कब भोजन आ जाता है। वह रचना कर्म में रत है। 1 वर्ष बाद जाकर के जब रचना संपन्न होती है, तब वह कोमल हाथ अचानक आता है तो वो रोक लेते हैं। देवी तुम कौन हो? कहती है जिस दिन आपने अपना रचना कर्म प्रारंभ किया था, उसके 1 दिन पूर्व हमारा विवाह संपन्न हुआ है। मैं आपकी भार्या हूं और आपका रचना कर्म बाधित न हो, इसलिए मैं सतत अपने आप को नेपथ्य में रख करके आपकी सेवा करती रही। कहीं मेरा चेहरा देख करके आप अपने रचना कर्म से विचलित न हो जाए। और तब रचनाकार कहता है कि मैं आपके नाम पर ही मेरे इस ग्रंथ को आज भामती नाम देता हूं, और भामती ग्रंथ रचा जाता है। आज मुझे याद आता है रचना कर्म का वह युग भी, जब एक ऋषि भास्कराचार्य अपने आश्रम में बैठ करके अपने शिष्यों से बातचीत करते रहते हैं कि अचानक उनकी छोटी सी बिटिया आ जाती है और वह बिटिया आकर के अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करती है भास्कराचार्य जी के सामने, कुछ प्रश्न रखती है और उन प्रश्नों का समाधान लगातार उनके पिता भास्कराचार्य करते रहते हैं। पिता पुत्री के संवाद को शिष्य मंडली ताड़पत्रों पर अंकित करती जाती है और वह प्रश्न और उनके समाधान धीरे धीरे एक ग्रंथ का आकार ले लेते हैं। शिष्य एक दिन पिता पुत्री के पास पहुंचते हैं कि आप दोनों पिता पुत्री के जिज्ञासा और जिज्ञासा समाधान ताड़पत्र पर अंकित होते होते ग्रंथ बन गए हैं, इसका क्या किया जाए? भास्कराचार्य जी कहते हैं इसको गुम्फित करके इसको ग्रंथ के रूप में, आजकल तो पब्लिकेशन होता है, उस समय इसी प्रकार से होता था ताड़पत्रों पर। उन्होंने कहा यह ग्रंथ के रूप में स्वीकार आप लोग कर लें, और जिस बिटिया की जिज्ञासा से हुआ है मैं उसी के नाम पर इसको आज नामकरण करता हूं लीलावती। लोगों को लगता होगा लीलावती ग्रंथ कोई सत्यनारायण कथा जैसा कोई ग्रंथ होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाद के युग में आने वाले 1500 वर्षों तक पश्चिम जगत के वैज्ञानिकों ने जितने भी विज्ञान के सिद्धांत दिए, आने वाले 1500 वर्षों तक, वो सारे के सारे सिद्धांत 1500 वर्ष पूर्व अपनी बेटी के प्रश्नों के समाधान में भास्कराचार्य ने उस ग्रंथ में बता दिए। केवल चाशनी के रूप में आपको बताऊं मैं 2 बातें। बेटी पूछती है कि पिताजी ये धरती जो है दूर दूर तक चपटी दिखाई देती है। पिताजी कहते हैं कि बेटा हमारी दृष्टि कक्षा में बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, अगर हम एक यान में बैठ करके इन ग्रहों से 350 योजन दूर चले जाएं, तो वहां से यह पृथ्वी हमको कंदुक यानी गेंद की तरह गोल दिखाई देगी। आप याद करिए उसके 1000 साल बाद गैलीलियो नाम के पश्चिमी वैज्ञानिक ने जब यह घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है, तब उसको चर्च ने मौत का फतवा जारी करके और दंडित किया। बड़ी मुश्किल से क्षमा याचना करके कि भाई मैं मानता हूं कि पृथ्वी चपटी ही है, गोल नहीं है। जब यह स्वीकारा तब गैलीलियो मौत के सजा से मुक्त हो पाए। तो पिता पुत्री के साथ, तो कहने का तात्पर्य जिस युग में, जिस भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में साहित्य का रचना कर्म सामूहिक धर्म हुआ करता था। आप बताइए लीलावती का श्रेय आप किस लेखक को देना चाहेंगे? भास्कराचार्य को देंगे, लीलावती को देंगे, या उन शिष्यों को देंगे जिन्होंने ताड़पत्र पर अंकित किया? तो कहने का मतलब श्रेय और प्रेय से दूर रहने की परंपरा साहित्य जगत को अगर किसी ने सौंपी है तो केवल भारतवर्ष ने सौंपी है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस लोग को नमन करें जो वास्तव में साहित्य को चिरजीवी बनाता है। आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। राजकुमार जी राजन जी को बधाई है कि उन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन अगर ये बच्चे इन पुस्तकों को पढ़ना बंद कर देंगे तो इस साहित्य के रचना कर्म का क्या होगा?
और इसलिए लोक को, उस लोक को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूं, जिसके लिए एक प्रख्यात लेखिका ने जब लिखा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन उसके पहले उसने प्रणाम करते हुए कहा, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। अगर ये हर बोले, बुंदेल क्षेत्र के ये हर बोले, जिन्होंने वाचिक परंपरा में झांसी की रानी को इस लोक में जीवित रखा था, उनसे अगर वह कवियत्री नहीं सुन पाती तो यह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हमारी पीढ़ी के बच्चे कैसे याद रख पाते। और इसलिए इस लोक को नमन करता हूं, इस जनतंत्र को नमन करता हूं जिसने साहित्य को वास्तव में जीवित रखा है। कभी कभी लगता है, मेरे परिचय में थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बताया, हालांकि पत्रिका का तो श्रेय है 3,71,000 की प्रसार संख्या को प्राप्त करके विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया, यह देवपुत्र का श्रेय है, मेरा बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत छोटा सा पोस्टमैन हूं, आप तक पत्रिका पहुंचती है। किंतु कभी कभी मुझे लगता है कि आज के युग में संपादन कर्म में जिस तरह की विकृतियां आई है, उन विकृतियों के युग में हम अपने उस काल को याद करते हैं क्या, जिसमें एक संपादक गंगा में नहाते हुए डूब रहे थे, एक तरुण ने अचानक उनको डूबते से बचा लिया। संपादक बाहर आए, उन्होंने कहा मैं अमुक अमुक इलाहाबाद की इस साहित्यिक पत्रिका का संपादक हूं और कभी कुछ काम पड़े तो बताना। अगले ही दिन वह युवा जो है अपनी कविताओं का एक पुलिंदा लेकर के उनके ऑफिस में पहुंच गया। कहा साहब मैंने इतनी सारी कविताएं लिखी है, आप इनको देखो और इनको आपकी पत्रिका में छापो। उन्होंने कहा एक दिन का समय दो। अगले दिन उसको बुलाया, उसके साथ वो सारा कविताओं का पुलिंदा लेकर के और कहा कि हम लोग गंगा तट पर चल करके बात करें। गंगा तट पर पहुंचे और उन्होंने वो कविता का पुलिंदा उस युवा को थमाते हुए कहा, भैया कल बचाकर बहुत उपकार किया था, तुम ऐसा करो एक बार और धक्का कर दे करके मुझे गंगा में डुबा दो, लेकिन तुम्हारी कोई कविता मैं अपनी पत्रिका में नहीं छाप पाऊंगा। मित्रों, आज संपादन करते हुए इस प्रकार की जिजीविषा जीवटता हम लोगों में होती है क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं जानता हूं कई सारी पत्रिकाओं के संपादक हम सब लोग बैठे हुए, क्या हमारा मानस इतना दृढ़ है क्या? और इसलिए मुझे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी याद आते हैं। सरस्वती में उस काल में विज्ञापन कितने होते होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। आज हम मरे जाते हैं विज्ञापन के लिए, लेकिन उस काल में शकर उद्योग के सरगना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास रिश्वत तब भी चलती थी भाई साहब। ये प्रसंग जब आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने 10 बोरियां शकर की आचार्य जी के घर भिजवाने का आग्रह करते हुए कहा कि आप हमारी शकर कारखाने का विज्ञापन आपकी पत्रिका में छाप दीजिए। कितनी सामान्य सी बात थी, कोई शराब गुटखे का विज्ञापन नहीं था, शकर का। लेकिन आचार्य जी ने उससे कहा कि यदि आज मैं तुम्हारे शकर कारखाने का विज्ञापन सरस्वती में छापता हूं तो उसके कारण से जितनी घानियां लगी हुई हैं, ये जितने छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, इनकी हत्या करने का पाप मेरे सिर होगा, और इसलिए मैं तुम्हारा विज्ञापन मेरी पत्रिका में नहीं छापूंगा। तो इसलिए बातें बहुत है कहने को, लेकिन चूंकि संदीप भाई ने तो मुझे कह दिया था कि राजकुमार जी ने जो समय काल थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ा है उसका भी मैं उपयोग करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सदन जितना गरिमामय तरीके से संपन्न हो रहा है, हम सबको श्रद्धेय दादा को सुनना है, इसलिए मैं केवल अपने इस साहित्य जगत के समक्ष कुछ प्रश्न छोड़ करके जाना चाहता हूं। हम अपने आप से, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने आप से भी ये प्रश्न कर रहा हूं, आप सबसे भी कर रहा हूं कि आज के युग में साहित्य की धाराएं, चाहे वो वाम पंथ हो, दक्षिण पंथ हो या मध्य मार्गी हो, ये जो पंथों में बट करके साहित्य की जो हानि हो रही है, उस अवसर पर क्या हम सब रचनाधर्मी इस बात पर पुनर्विचार कर सकते हैं क्या कि हम सब अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं? कुछ मौलिक प्रश्न में खड़े करके जा रहा हूं इस वरेण्य सदन में। हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धि का जीवन यापन से उपयोग करना साहित्य के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छी बात है क्या? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सब अपने आप को बुद्धिजीवी बनाने के बजाय बुद्धि धर्मी बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, हम सब अपने आप को, पत्रकार जगत में मेरे कई मित्र, मैं भी पत्रकारिता में 25 वर्ष से, उन लोग कहते हैं हम श्रमजीवी पत्रकार संघ हैं। एक हमारे यहाँ संगठन चलता है मसीजीवी साहित्यकारों का संगठन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम सब मसीजीवी बनना श्रेष्ठ मानते हैं क्या? तो हम मसीजीवी से अपने आप को रचना धर्मी बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्या? रचना के साथ एक धर्म जुड़ा हुआ है और इसलिए उस धर्म का पालन करके हम जीवन यापन के लिए साहित्य के रचना कर्म का उपयोग करें, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि हम किसी भी कारण से इस साहित्य में दलित विमर्श कर रहे हैं, क्या हम समरसता विमर्श की ओर जा सकते हैं क्या? समाज के बहुत टुकड़े हो चुके हैं, जातियों में बांट बांट करके हमने सत्यानाश कर दिया इस राष्ट्र का।
क्या हम समरसता विमर्श की बात इस दलित विमर्श के बीच कर सकते हैं क्या? कैसे पूरा समाज एक हो? स्त्री विमर्श करने वाली बहनें हो या भैया हो, मेरे साहित्यकार बंधु अग्रहित हो, सभी सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, स्त्री विमर्श के माध्यम से पश्चिमी साहित्य जगत ने एक जहर का इंजेक्शन हमको लगाया। क्या इस स्त्री विमर्श के स्थान पर हम परिवार विमर्श प्रारंभ कर सकते हैं क्या भारत के साहित्य में? इस बात के चिंतन की ओर हम सबको बढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या हम सब लोग साहित्य रचना में अभी ये उगर बुगर पुरस्कारों के विजेता जिस प्रकार का लिखते हैं, हम सब देखते हैं ना, नक्सलवाद को समर्थन देने वाला साहित्य तैयार कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि क्या हम इस तरह के नक्सलवादी तैयार करने के बजाय क्या हमारा साहित्य राष्ट्रवादी तैयार करने के निमित्त रचनाकर्म नहीं हो सकता क्या? इस बात का भी चिंतन हम सबको करना पड़ेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे का राज चल रहा है इस समय सारे जगत में। भारत के लोग कोने कोने में, आप कहीं चले जाइए, लोग कन्हैया को पहचानते हैं। इस संकट के, वैचारिक संकट के दौर में क्या हम सब भारत के लोग इस प्रकार के साहित्य का सृजन करने का बीड़ा अपने जिम्मे ले सकते हैं क्या, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके, पंथों की सीमाओं से परे हट करके, जातियों की सीमाओं से परे हट करके यह साहित्य क्या वास्तव में संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकता है क्या? ऐसे कुछ प्रश्न मेरे मन में थे। उन प्रश्नों को मैं अपने आप से भी करता रहता हूं, आप सबके बीच भी छोड़ के जा रहा हूं। मुझे पता है आप सब बुद्धिधर्मी हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जिस दिन हम लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, साहित्य जगत कृतार्थ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार शब्दाध्वनि चाहूंगा विकास देव जी के सम्मान में। आपने बहुत ही प्रेरणादायी एवं साहित्यकारों के प्रति जो आपने चिंताएं जताई है, जो हमें मार्गदर्शन आपके उद्बोधन से प्राप्त हुआ है, हम निश्चित रूप से कृतार्थ हैं। आपका उद्बोधन सराहनीय, प्रेरणादायी हमारे जीवन में रहेगा। मैं इसी क्रम में हमारे शब्द प्रवाह साहित्य मंच के संरक्षक भी, मार्गदर्शक भी कहें या परिवार के अनन्य सदस्य भी कहें तो सत्योक्ति नहीं होगी। मैं बड़े ही आदर के साथ श्रद्धेय डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और हमें आशीर्वचन स्वरूप दो शब्द कहें। आदरणीय राम राजेश मिश्र जी। बहुत प्यार से मैं संदीप को सबसे पहले श्रेय दूंगा। इतनी बड़ी यात्रा तय करना बहुत आसान काम नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस आयोजन के शाश्वत साक्षी बनते रहे। ये आज का आयोजन नहीं है, बल्कि वर्षों की यात्रा है और वर्षों पहले शुरू हुई थी, तो वर्षों तक चलेगी। ये बीच में नहीं छूटेगी। मैं यहाँ पर, मेरे पास निर्धारित समय, और मुझे खुशी है कि साहित्य के कार्यक्रमों में समय का निर्धारण हो, क्योंकि साहित्य अपने समय के साथ जीता है और समय के साथ छूटता है और समय के साथ नए स्वरूपों में खड़ा होता है। साहित्य कालजयी है, लेकिन अपने स्वरूप को बदलने के कारण वो अगर स्थायी हो जाता है तो एक तरह से स्थूल हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, संदीप, डॉक्टर राजेश रावल, मैं सबके नाम व्यक्तिगत जानता हूँ, सभी मेरे व्यक्तिगत परिवार के लोग हैं। आप कहें तो सभी के नाम लूँ, लेकिन ये पूरा परिवार जो ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा अपना परिवार है, जो अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करता है। मैं राजकुमार जी, आपको भी उसी परिवार का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, जैसे बहुत सारे लोगों को इन कार्यक्रमों में पाता हूँ, वैसे आपको भी पाता हूँ। सामान्य बात, डॉक्टर दिनेश जैन यहाँ बैठे हैं, ये संस्था नौसंवत के साथ भी जाकर काम करती है, तो वो सचिव के नाते यहाँ बैठे हैं। ये एक परिवार है और बहुत सारी संस्थाओं के साथ, जैसे डॉक्टर शरद शर्मा जी यहाँ पर हैं, अभिनव से आते हैं वो, और अभिनव का एक पूरा अभियान है, पूरी सृजन यात्रा है, और वो एक दिन की नहीं, जाने कितनी परेशानियों के दौर से गुजर कर निकली हुई यात्रा है, उसका मैं साक्षी हूँ। ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जिनके साथ आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विकास जी यहाँ पर, विकास जी को
जी जानते हुए मुझे 30-40 वर्ष हो गए और विकास जी जैसे लोग, संदीप जैसे आज आप लोग अधिकार पूर्वक हमारा प्रयोग करते हो या हमें वो कर लेते हो, जैसे विकास जी ने भी खूब किया। और आलोट जैसे शहर में जब रेल बदलना पड़ती थी नागदा में, और नागदा के बाद रात को पहुंचना और रात को रुकना, सर्किट हाउस में रुकना हो, लेकिन भोजन में उन दिनों बाहर करता नहीं था। एक मेरी आदत की अगर ध्यान हो, पूरे दिन भूखे रहना, रात को वहाँ व्याख्यान देना, कार्यक्रम में सम्मिलित होना और अगले दिन अल सुबह फिर भागना वापस। तो विकास जी के जो मार्गदर्शक हैं अस्थाना जी, उन्होंने मुझे पहली बार कुलपति बनाया था, यानी ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साक्षी विकास हैं। और देवपुत्र के वो संपादक रहे। विक्रम विश्वविद्यालय में हमने कोशिश की कि देवपुत्र एक बाल साहित्य के शोध केंद्र के रूप में विकसित हो, उसके लिए जो भी किया जाना था वो किया गया। लेकिन अभी मुझे विकास ने उठते उठते मैंने पूछा था कि क्या हुआ, विकास की मुस्कुराहट से लगा कि अभी शायद यात्रा जारी है, कुछ मुकाम तक चीज़ें नहीं पहुँची। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास तुम्हारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पहुँची और आज तुम कहाँ पहुँच गए। मैं मुतमईन हूँ, आश्वस्त हूँ कि वो यात्रा वहाँ तक पहुँचेगी। अब मैं सीधी बात पे आता हूँ, क्योंकि समय मेरे पास कम है, इसलिए मैं बातों को सीधे सीधे करना चाहूँगा। जितने लोग सम्मानित हुए उनके प्रति मेरा बहुत आदरपूर्वक स्नेह भाव और भाव के साथ ही मेरी अपनी भावनाएं अर्पित। ये सम्मान दरअसल कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अपने लोगों के बीच में बैठ के सम्मानित होते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हम अपने भी लोगों के बीच में सम्मानित हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि विकास ने परिवार, एक पुरुष है, उसने स्त्री विमर्श पर भी बात की। एक पुरुष है, वो सबसे पहले अपनी पत्नी की नजर में जीतना चाहता है। वो यदि वहां हार गया और जगत में जीत गया तो सब दूर हार जाता है। ये बिल्कुल एक दाम्पत्य जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो पुरुष जगत में जीते, लेकिन अगर वहां हार गया, परास्त हो गया। और ऐसा ही नारी का है कि अगर वो जगत में जीता है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन अगर वो वहां हार गई, वहां सिद्ध नहीं हुई, तो वो जगत में हार। तो ये जो पारिवारिक विमर्श है ये कई बार व्यापक हो जाता है। लेकिन इसकी व्यापकता तब होती है जब हमारी बोलियां, ये बोलियां कौन है? ये बोलियां दरअसल एक तरह से विमर्श की अपनी सहेलियां, सखियां, छोटी छोटी नदियां हैं। ये छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी को रूप बनाती है, बहुत महीन तरीके से निकलती हैं। और उनके यदि स्थान को जहाँ से इनका उद्गम स्थल देखेंगे तो हम सोच ही नहीं सकते कि एक महानदी का जन्म हो रहा है। तो ये बहुत सारी कोने कोने में बिखरी हुई भाषाएं हैं जो अपने अर्थों के साथ जीती हैं, जिनके अपने स्वरूप हैं। जैसे किसी भाषा का गावदिया हो जाना, एक किसी व्यक्ति का ग्रामीण हो जाना, और उस भाषा का प्रयोग करते समय उसका एक तरह से अपने आप में फूहड़ किस्म की व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाना भी होता है। इस भाषा के खतरे हैं। लेकिन ये भाषा आपने, जैसे अभी आपने सरस्वती जी की वंदना करते समय ये कहा, उसमें कहा गया कि गेला, तो ये जो है ना, अगर आप चलती सड़क पर किसी को कह देंगे तो गेला, आप देखिए कोई अभिजात इसको सुनेगा तो उसको वो शायद उस रूप में लेगा ही नहीं, जबकि आपने उसे मूर्ख नहीं कहा है। उस मूर्ख होने के खतरे को बर्दाश्त करने को तैयार है भाषाई स्तर पर, लेकिन ये उसके लिए एक अपशब्द के रूप में। तो ये जो स्वाभाविक भाषाएं हैं, जो अपनी लोक भाषाएं हैं, जो अपनी लोक रंजनाओं के साथ जाती हैं, ये एक बड़ी भाषा की ओर ले जाती है। नदी सूख क्यों रही है, नदी बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि अभी मुझे जो एक साहित्य दिया आपने, उसमें गंगा के बारे में बात की है। एक पर्चा अभी आपने समाचार पत्र दिया था। प्रश्न गंगा का नहीं है, प्रश्न गंगा के बहाने सारी नदियों का है। और अगर सारी नदियों का है तो फिर ये समुद्र का प्रश्न भी है, और ये समुद्र का प्रश्न है तो किसी प्रवाह का प्रश्न। ये प्रवाह कहाँ से आता है?
प्रवाहवान कोई चीज कैसे होती है, वो जो प्रवाहित होता है वही शुद्ध होता है। जो ठहरा हुआ पानी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक अतिरिक्त किस्म की बदबू ही स्थापित करता है। तो क्या हम साहित्य के प्रवाहित होने के लिए इन समस्त धाराओं की ओर जाएं? आप देखिए कितनी अलौकिक बातें होती हैं कि बाहर से लोग आते हैं, जैसे श्रीमती बदेका बाहर से आई हैं ही, लेकिन आई बाहर से, लेकिन उनके मन में बाहर रहने के बाद या बाहर की चिंताओं के बाद ये ज्यादा अनुभूत हुआ चीजों के बारे में कि हमारी स्थानीयता का गौरव और महत्व क्या है। ये यहाँ बैठ के नहीं होता, ये बाहर जाके चीजें दिखती हैं। तो यदि ये साहित्य के संदर्भ में बात करें कि बाल साहित्य में बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, उन्हें समेट पाना, यानी विकास जी के भाषण पे तो एक एक खंड पर मैं बोल सकता हूँ, एक एक खंड पर बोल सकता हूँ, लेकिन आज समय नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा करा है कि इसे मर्यादित करा है। और इस मर्यादित स्वरूप में ही यदि मैं अपनी बात कहूँ तो ये जो बाल साहित्य है ये दरअसल कौन सा साहित्य है? क्या हम मातृभाषा की ओर जाकर बात कर रहे हैं? तो यदि मातृभाषाओं के संदर्भ में बात करेंगे तो हमें फिर हमारी लोक भाषाओं के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जितने लोग हैं जिन्होंने इन लोक भाषाओं को बहुत महान बनाया है, विराट बनाया है, जिनमें विराट ग्रंथों की चर्चा होती है, जिन्हें ही समर्पित भाव से हम स्वीकार करते हैं, उस लोक भाषाओं में तो है। मालवी या निमाड़ी या अन्य भाषाएं जिनको लेकर ये संकट खड़ा हुआ है कि इनके साहित्यकारों ने उस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रयत्न नहीं किए। अन्यथा ये जो भाषाएं हैं अपनी प्राकृत के साथ, अपनी संभावनाओं के साथ, लोक भाषाओं का संस्कृत के संकट का कारण क्या है कि उसकी सहेली, उसकी लोक भाषाएं विलुप्त, पाली प्राकृत का विलुप्त होना क्या था? यही तो था ना कि वो दो धर्मों के साथ चली गई, एक बौद्ध के साथ चली गई, एक जैन के साथ चली गई। ये जो आपने कहा ना कि हम धर्म के साथ जाने की बात करते हैं, तो कभी कभी ये सोचिए कि भाषाएं धर्मों के साथ जाकर उन्होंने एक बड़ी भाषाओं को रोक तो नहीं दिया, इन बड़ी भाषाओं के विकास की यात्रा में अवरोध तो नहीं बन गई। ये बहुत सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न नहीं है। और ये लोक भाषाओं के रुक जाने के कारण, क्योंकि मालवी में यदि हम सरस्वती वंदना सुनते हैं तो निराला का आपने उदाहरण दिया, तो निराला की सरस्वती वंदना एक अपने आप में अलग है। वरदे वीणा वादनी, मतलब मुझे उसके बारे में क्यों, आप सब लोग इतने जानते हैं कि निराला की रचना का अर्थ क्या है, लेकिन वहीं पर जब एक ये शारदा माता की सनन जी एक प्रार्थना करते हैं, एक इसमें राजेश बहुत अच्छी वंदना करते हैं, एक आज सुनी, ये जो सरस्वती अपनी विविधताओं के साथ खड़ी हो गई है, यानी निराला से लेकर यहाँ तक, मैं निराला की तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये इस तरह का जोखिम मैं किसी साहित्य के मंच से नहीं लूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या हम ऐसा तो नहीं कि एक महाप्राण के साथ जाकर एक छोटे छोटे स्वरूप जो प्राण की ओर यात्रा कर रहे हैं उन्हें हम खो रहे हैं, हम उन्हें दबा रहे हैं। राजीव यहाँ बैठे हैं, पावा, उनको आपने सम्मान किया। यहाँ पर मेरे बहुत पुराने मित्र बैठे हैं जिनके साथ मैंने बहुत जीवन का बहुत सारा हिस्सा जिया है। एकदम कोई व्यक्ति इस तरह नहीं बनता, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। ये पूरी की पूरी जो एक मिट्टी की मूर्ति होना चाहिए, एक अभियान मान लीजिए चलाया, ये दरअसल सांस्कृतिक अभियान अपनी बुनियाद के साथ जाकर खड़े होने के लिए उसे एक शक्ल देना, स्वरूप देना, उसको यात्रा के रूप में खड़ा करना और उसे समाज के भीतर व्यवस्थित करना, ऐसे काम यदि राजीव करते हैं तो राजीव को इसका इनाम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गणेश जी की प्रतिमा नहीं बना दी, बहुत बड़ा द्वार नहीं लगा दिया, बहुत बड़ा उत्सव गणेश शुरू कर दिया, लेकिन ये जो बार बार की व्यवस्था है इसे हम तिलक के साथ जाके देखते हैं। यानी मैं साहित्य के दायरे में ही चीजों की व्याख्या कर रहा हूँ तिलकेंद्र जी कि यदि एक साहित्य लिखा जाता है कि गीता को लिखने वाले लोग और पढ़ने वाले लोग और उसकी व्याख्या करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा संकट है कि अधिकांश लोग, मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत परिवार में देखा है, ऐसा नहीं होगा, ये मेरी बात असत्य हो, ये मेरे परिवार तक ही सीमित रहे, कि गीता अंततः सेवा से मुक्ति, किसी भी प्रकार की सेवा से मुक्ति या किसी भी प्रकार के मुक्ति अभियान या
इस तरह के उत्सर्ग के उत्सव या कार्यक्रम से जोड़ दी जाती है और गीता प्रदान करती है। यानी ये मुक्ति भाव का एक विषय माना जाता है। यानी आप क्या हुए, निवृत्त, यदि सेवा निवृत्त हो रहे हैं तो एक शाल, शीफल और एक गीता और एक नारियल अनिवार्य मिलेगा ही मिलेगा। आप आश्वस्त रहिए, गीता आपको मिलेगी। आश्वस्त रहिए, जो लोग शासकीय सेवा में जाते हैं, कहीं से जाते हैं, उन्हें गीता जरूर, या आप किसी भोज पे जा रहे हैं इस तरह के जो किसी व्यक्ति के अनंत यात्रा पे जाने का भोज है, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो ये गीता जरूर आपको दी जाती है और गीता पढ़ने के लिए एक आसन भी दिया जाता है। ये हो सकता है सब गलत है, मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, मैंने अपने परिवार में देखा है, आप लोगों के परिवार में नहीं होता होगा, ये अच्छी बात है। अब वहीं पर वही गणेश जी के साथ एक गीता जुड़ती है और वो जुड़ती है लोकमान्य तिलक की। जो निवृत्त नहीं करता है वो प्रवर्त कर रहा है, वो कह रहा है वह प्रवर्त। अब देखिए जो गीता की व्याख्या तिलक कर रहे हैं गणेश उत्सव पे, वो प्रवर्त करने की व्याख्या कर रहे हैं। यानी आप निवृत्त उस चीज से हुई है जहां आप खड़े हैं और प्रवर्त हो जाए, ये गीता। और लिखा क्या रहता है, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, यही रखा रह जाएगा, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें कैलेंडर में छाप के लगा दी जाती है। और हमारे यहाँ कई लोग बड़े गौरव के साथ गीता लगी है साथ। तो इसका मतलब है गीता में कृष्ण ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम गांडीव रख दो, ये बात गीता में वो कह रहे थे, ये अर्जुन ये गांडीव रख दे, या ये कह रहे थे कि अर्जुन गांडीव उठाओ और दिशाएं बींद दो, क्या कह रहे हैं? अगर उस थ्योरी की तरफ जाएंगे तो शायद गीता ये कह रही थी कि अर्जुन गांडी उठाओ और दिशाएं बीन दो, ये यही कह रही है। ये तो नहीं कह रही होगी जो सेवा निवृत्ति के समय पर देते समय या इस तरह के महायात्रा पे गए व्यक्ति के संदर्भ में। तो ये जो हिस्सा है किसी काव्य का हिस्सा, यदि किसी ग्रंथ का हिस्सा, एक सृजन का हिस्सा, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो है इसको छोड़ और दूसरे में जा, और ये दूसरे में जाने के लिए तू प्रवृत्त हो। तो गणेश जी की मिट्टी ये पकड़ और इसको तो डिजॉल्व कर, एक नए सृजन की ओर, यानी प्रवृत्त हो, निवृत्त हो और फिर प्रवृत्त हो। अगर ऐसा नहीं होता तो बायो साइंस जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आपने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के का चक्कर लगाती है, तब एक आदमी ने कहीं पाश्चात्य देशों में कहा था, जिसका नाम आपने दूसरा संदर्भ में लिया है, कि नहीं सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और जब ऐसा हुआ था तो फिर एक धार्मिक उन्माद बना था और उस व्यक्ति को पत्थरों से मार दिया गया, मार ही दिया गया था। लेकिन तब तक घड़ी बन गई थी, आप भी वो घड़ी बांधे, मैं भी बांधे, ये घड़ी उल्टी चलती है। ये उस सिद्धांत पे बनी है जो पृथ्वी के चपटी होने के सिद्धांत पे, जिसमें सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा, ये वो सिद्धांत, ये वैज्ञानिक तथ्य और सत्य बता रहा हूं। आपका सिद्धांत घड़ी में नहीं आया क्योंकि आपके पास प्रौद्योगिकी नहीं थी, सिद्धांत था। सिद्धांत सिद्ध करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं, प्रौद्योगिकी नहीं किया था, तो अंततः आप किससे पिछड़े? आप अपने सिद्धांत पर गौरव करते रहे और अभिमान करते रहे और प्रौद्योगिकी थी नहीं आपके पास, और अंततः ये हुआ कि आप सारे लोग उल्टी, मैं भी स्वयं उल्टी घड़ी बांध के घूमते हैं, घड़ी उल्टी। और फिर इसको हमने कैसे सिद्ध किया कि जैसे ही हम जन्म लेते हैं घड़ी उल्टी चलने लगती, यानी एंड की ओर जा रही। इसको सिद्ध करने के लिए हमने ये व्याख्या रची, लेकिन जो विज्ञान पढ़ रहे थे, विज्ञान पे शोध कर रहे थे, उन्होंने उस सूर्य के आपके सिद्धांत पे जब इलेक्ट्रॉन को बनाया तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को अब घड़ी तो बन चुकी है और पाश्चात्य देशों में एक धर्म विशेष की मान्यताएं स्थापित हो चुकी हैं। मैं किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्योंकि घड़ी बन चुकी। अब घड़ी से बात को समझाना है तो वैज्ञानिक अवधारणाओं को किस तरह से परिवर्तित किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है, विषय है। बाल साहित्य में अभी मुझे परिचय सम्मानित होते समय किसी ने बताया था कि एक विदुषी हैं जो विज्ञान के ऊपर ही काव्य रचना करती हैं, पाठ्यक्रम। मतलब मैं तो यानी मंच पे मैं जागृत हूँ,
मेरे लिए ये सब मिलने का एक अवसर है। इतने लोगों को देखने का एक साथ मौका कहाँ मिलता है। और संदीप अगर तुम ना हो तो मैं तो शायद बहुत सारे समाज के हिस्से से कट गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब दिनेश ना हो, शरद जी ना हो, ये लोग ना हो तो मैं समाज के बहुत सारे हिस्सों से कटा हुआ हूँ। और उसमें कोई मुझे ये कहने में संकोच नहीं, दरिद्र होता मैं अभी भी हूँ, लेकिन और अधिक होता। ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति को समझना है, इसको समझने की जरूरत है कि क्या साहित्य की संभावनाओं में वैज्ञानिक भाव आ रहा है। शब्द अपने आप में है, शब्द का जन्म कहाँ से हो रहा है ये अलग है। शब्द के स्वर और आधार पर हमने उसे भाषाओं में बदल दिया। क्योंकि आप यदि एक शब्द है जिसका हास हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो हगेरी और सगी दोनों के बीच में स को ह बोलने में एक सामान्य बात जो आप लोग सब बैठे हैं, सब समझ रहे होंगे भाषा में भी। तो ये जो शब्दों का हास है, ये विलुप्त होना है, ये दरअसल उनकी अपनी मौलिक वैज्ञानिकता है जो स्वरों के साथ जाए। ये स्वर इतने नहीं है, ऐसे नहीं है कि जिनको आप इस रूप में ले लें कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लेवल हमेशा इस रचना, क्योंकि ये तो स्वर को आप अमर कर देते हैं, इसलिए कि जब ये स्वर अक्षर बनता है, आप जब लेखन करते हैं तो उसको स्वरूप में, ध्वनि को किसमें कैद करते हैं? अक्षर में कैद करते हैं। और ये अक्षर दरअसल उस पूरी जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है, उसका स्थूल रूप, यानी लिपि दरअसल उसको स्थूल रूप में रख देती है। तो क्या हम इन लोक भाषाओं के साथ न जाकर, जन भाषाओं के साथ न जाकर, हम कहीं ना कहीं अपने कोश को कमजोर नहीं कर रहे? क्या उन भाषाओं के प्रवाह को हम रोक नहीं रहे? क्या इन सारे विषयों के साथ जो हम जाकर खड़े होते हैं तो हमारे लोक देवता, मैं फिर वापस आ रहा हूं, धर्म पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ग्राम देवता नमा, ये पंडित जी बैठे हैं, ये करते हैं, दाएं नर्मदा, बाएं गंगा, कावेरी, और इधर संकल्प लो साहब, यहाँ बैठ के इस भूमि पे मैं प्रणाम करता हूँ, ये इतनी नदियां मेरे आसपास बह रही हैं। और घर से कोई, अब तो पता नहीं शादी में क्या होता है, लेकिन हमारे गांव में जब कोई बारात, बड़े भैया की शादी हुई थी, तो बाहर जो बारात थी वो दूर से बाहर ठिकाने से बस में बैठी थी, क्योंकि किनारे पे एक ग्राम देवता का एक पत्थर रखा हुआ था, सिंदूर था, झाड़ के नीचे बैठे थे, पहले उनको प्रणाम करना था, फिर बस में बैठना था। मैंने पहले कहा कि ये हो सकता है आप लोगों के जीवन में नहीं हुआ हो और ये सब बेकार बात है, लेकिन ये सच्चाई है। ग्राम देवता कहाँ पर? खेड़ापति कहाँ से आ गए? खेड़ा शब्द कहाँ से आया? जो किनारे पे बैठा है, यानी आपने ये उस रचना काल में दिक्पाल को बैठाया था, लेकिन दिक्पाल धीरे धीरे खेड़ापति के रूप में बदल गया। आप देखिए भाषा चीजों को लेकर चल रही है, लेकिन आपके लिए दिक्पाल बड़ा हो गया, खेड़ापति छोटा। खेड़ापति छोटे आदमी का आदमी हो गया और दिक्पाल बड़े आदमी के पास, जो अभिजात है, जिसके पास धन संपदा सब कुछ है, उसका स्वामी दिक्पाल, चारों दिशाओं में दिक्पाल बैठे हुए, यज्ञ कुंड बनाते थे, दिक्पाल रक्षा के लिए बैठा दिया जाता, तो आपके खेड़ापति छोटे हैं। कितने लोग भाषाओं के ये जो नायक हैं, जो देवताओं के रूप में स्थापित हो गए, ये हरदौल कहाँ से आता है? बुंदेल, आपने बुंदेल हरदौलों के रूप हमने सुनी कहानी थी, ये हरदौल कहाँ से आता? जो लोग बुंदेलखंड या उस एरिया में आते जाते रहते होंगे, कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो हरदौल का नाम उन्होंने सुना होगा, मालूम होगा। हरदौल जो है वो अपने आप में वो कई जगहों पर देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, उनका मंदिर है, पर दरअसल वो एक नायक है जो सिर्फ अपनी बहन के लिए एक ईमानदार ब्रदर है, और उसकी अपनी पौरुष में जो कहा, लेकिन आज के युग में वो लोक भाषा भूमि तो हरदौल गुम गया। हरदौल के गुम जाना समाज के लिए खतरा है। हरदौल का, लेकिन ये जो सब चीजें हैं ये बहुत अच्छी हैं। संदीप जी, आप इतना अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, मैं तो क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आयु भी नहीं है कि मैं दे दूँ आपको, क्योंकि आयु के हिस्से से भी मैं बहुत आगे निकल गया हूँ।
और जो बचा हुआ है वो देने लायक नहीं, क्योंकि जिस आदमी के पास बहुत पैसा ना हो वो क्या देगा, वो भी मैं नहीं दे सकता। मैं एक अच्छा सृजन धर्मी भी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ रेखांकित करने जैसा लिखा नहीं है तो जिसको मैं गौरव के साथ कह सकूं ये पढ़ा जा सकता है। मैं तो अभी भी मानता हूं कि मेरा लिखा हुआ एक व्यवस्था का हिस्सा, बहुत सम्मान मिले उससे, मेरे बहुत पुरस्कार मिले उन ऊंचाइयों, लेकिन वो सारी व्यवस्थाओं के तहत मैंने काम किया, लिखा मैं, मेरा अपना जगह पर मैं हूं। लेकिन ये जो लेखन था वो लेखन सृजन नहीं, सृजन होना अलग चीज है और लेखन होना अलग चीज है। यानी ये बिल्कुल ये भाषा को, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और सृजन जो होता है वो हमेशा नन्ना मुन्ना छिपा हुआ था। वो जो एक छोटी सी कविता है, जो छोटी सी कविता जिसमें अंकुर के लिए वो कविता लिखी गई थी कि वो जमीन के अंदर एक बीज बो दिया है और वो अंधेरे में अपनी आंखें खोल रहा है और धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये सृजन जो हो रहा है, ये सृजन किसी भी आदमी सृजन के महत्व को नहीं जानता। बरगद का बीज बरगद के वृक्ष बराबर बड़ा नहीं होता, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है। छोटे से बीज में हाथ में लेकर आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें एक बहुत विशाल और कल्पतरु छुपा हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। तो ये जो हमारा सृजन को आंकने का पैरामीटर है ये बहुत कमजोर है। साहब आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप बोल रहे थे कि नेपाली में आपकी कविता अनुवादित हुई है, हाँ मतलब तो जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का प्रस्ताव यूएन में रखा गया था, मेरा समय हो गया पता देना, मैं बंद कर दूंगा। मैं ऐसी जगह पर बोल रहा हूँ जहाँ कहीं भी रुक सकता हूँ, पर मैं ऐसे ही, क्योंकि आपने कहा तो भारत की हिंदी भाषा अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले जिस आदमी ने किया था वो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर। यूएन के उस सभा कक्ष में मैं था, इसलिए मैं उसका साक्षी भी हूँ कि मुझे ये लगा कि वो जो ईमानदारी से अनुमोदन था वो सचमुच में ईमानदार अनुमोदन, क्योंकि आपने उसके बाद ये घटना ऐसी है, बाकी घटनाएं नेपाल को लेकर बहुत सारी हो रही हैं, होती हैं, मैं उन पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब काम लेखक लोग कर रहे हैं। लेखकों का काम जो है वो अपने आप में विराट, सृजन करने वाला बड़ा संकोची, बड़ा शांत, बड़ा सहमा हुआ सा, वो अपने वो ये सब ये जो जिस तरह से एक भेड़िए के सामने जो गुजरते हुए लोग होते हैं वैसा व्यक्ति होता है सृजन करता, वो बड़ा संकोची, चुपचाप। श्रीवास्तव जी बैठे हैं चुपचाप अपने बैठे हैं, हाँ भाई ठीक है हो, वो दो बटन खोल के घूमने वाला पहलवान नहीं होता, तो चुपचाप रहता है, चुपचाप दबा हुआ था, खामोश मौन। उसको कोई बहुत बड़ी बात उसको मालूम है कि वो जिस प्रोसेस से गुजर रहा है वो प्रक्रिया जो सृजन की प्रक्रिया है वो ज्यादा बड़ी, वो विस्फोटक, उसके भीतर कितने विस्फोट हो रहे हैं इनको वो समझता और उन्हीं को वो घेरे हुए है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि लेखक बहुत बड़े होते हैं, ये सृजन संसार को रचने वाले लोग अलग होते हैं। और खास तौर पे जब आप ये काम करते हो शब्द प्रवाह, तो शब्द का प्रवाह होना अपने आप में बड़ा अलौकिक है। प्रवाहमान होने का अर्थ है कि इतनी धाराएं अगर आप इकट्ठी ना करो तो ये प्रवाहमान नहीं। ये अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को बुलाना, आमंत्रित करना, सम्मानित करना, पत्र व्यवहार करना, इसका प्रकाशन करना आपका आसान काम नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, कोई आसान काम नहीं है। ये आपको ऐसा लगता है बिना शास की उसके मदद के, बिना उसके, ये शरद जी बैठे हैं, इनके घर के गहने भाभी के बिके हैं, बैठे हैं, मैं तो उनके सामने बोल रहा हूँ। ये सृजन की दुनिया के भीतर सृजन धर्मी यात्रा करने वाले लोग, आप पिताजी आपके बैठे हैं, तो बहुत सम्मान करता हूँ, आप कितने कष्टों को उठाते हो मैं समझता हूँ, लेकिन सबको संकलित करना, इकट्ठा करना,
प्रकाशित करना, समाज के सामने लाना, उनको बुलाना, उनको आदर सम्मान देना। अरे लोग तो आज अपने लोगों को ही बुलाना नहीं चाहते। आप तो इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हो जो किसी भी प्रकार से किसी आदमी के लिए उनका साथ खड़े होना, उन शक्तिशाली लोगों के नज़रों में गौण, ये किसी के साथ खड़े हो जाएं तो क्या वो 50 किस्म के जो विभिन्न विकृत लोग हैं, क्या इनका अनुगमन कर सकते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जो सृजन है, इस सृजन यात्रा दरअसल सृजन धर्मियों का युद्ध है, और ये युद्ध आप लड़ रहे हो और आप सब मिलकर लड़ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सृजन युद्ध है, इसमें सृजन धर्मी जीते, यही मेरी कामना है और यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही प्रेरणाप्रद उद्बोधन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और दो सम्मान हमारे जो सम्मानित अतिथि या साहित्यकार हमारे बीच में जो लेट आए हैं, मैं उन दोनों साहित्यकारों को पुनः मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं नाम लेकर के, और उनके सम्मान के पश्चात एक ग्रुप फोटो होगा और उसके बाद आभार। इतना हमारा कार्यक्रम का और शेष बचा है। मैं सभी अतिथियों को पुनः बधाई देता हूँ इस आयोजन में पधारने के लिए। और सर्वप्रथम दिल्ली से जो हमारे बीच में पधारी है सरिता गुप्ता, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ, और हमारी संस्था की संरक्षक सदस्य श्रीमती आशा गंगा सिरडोनकर जी से भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा दिया गया संस्था को सम्मान है। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सरिता गुप्ता ने MA B.Ed तक योग्यता प्राप्त की है और विगत 25 वर्षों से अध्यापन कार्य में रत हैं। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपकी कृति संस्कृत सुधा 5वीं कक्षा से 8वीं तक यूपी के स्कूलों में लगातार 5 वर्षों से पढ़ाई जा रही है। एक कहानी संग्रह शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक सम्मान प्रतिष्ठित संस्थाओं से आपको मिल चुके हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी, लेख, गीत आदि प्रकाशित होते रहते हैं। साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी से अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। बड़ोदरा से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका नारी अस्मिता में आप सलाहकार हैं। संस्कार भारती दिल्ली प्रांत में आप मातृशक्ति प्रमुख हैं। सप्तप्रवाह परिवार आपको आपकी काव्य कृति सिमरती सुबह के लिए आपको श्रीमती आशा गंगा जी सिरडोनकर उज्जैन के सौजन्य से इंजीनियर प्रमोद सिरडोनकर विरमन स्मृति कविता सम्मान प्रदान करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका सम्मान कीजिए। दूसरे सम्मानित जो हमारे छूट गए हैं सम्मानित अतिथि साहित्यकार, मैं उन्हें मंच पर बुलाता हूं। डॉक्टर रवि शर्मा मधुप जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं, किसी कारण से वो ट्रेन या आने में थोड़ा सा उन्हें विलंब हुआ है। मैं चाहता हूं जोरदार करतल ध्वनि से उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। डॉक्टर रवि शर्मा मधुप दिल्ली विश्वविद्यालय से, हाँ मैं उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी को भी बुलाना चाहता हूँ। अभी उनके बगैर साहित्य अधूरा है। यदि वो हमारा सहयोग प्रदान न करें तो निश्चित रूप से साहित्य अधूरा रहेगा। डॉक्टर रवि शर्मा मधुप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक व PhD हैं हिंदी से। पढ़ाई करने के पश्चात विगत 3 दशक से हिंदी शिक्षण, साहित्य रचना एवं अध्यापक प्रशिक्षण से संबद्ध है। विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी लगभग 500 रचनाएं और 25 पुस्तकें यानी 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा 2 दर्जन से अधिक सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर रवि शर्मा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय आदि से भी संबद्ध हैं। रेडियो और दूरदर्शन से आपकी अनेक कहानियां प्रकाशित, व्यंग आलेख आदि प्रसारित हो चुके हैं। सप्तप्रवाह परिवार आपको आपकी व्यंग कृति अंगूठा छाप हस्ताक्षर के लिए सम्मानित करते हुए आपको शब्द रत्न की मानद उपाधि प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं पुनः सप्तप्रवाह साहित्य मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं सब शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसके पश्चात मैं
चाहूंगा कि सभी जिन जिन कवि साहित्यकारों का सम्मान हुआ है वे कृपया अपने स्मृति चिन्ह और जो अंग वस्त्र उन्हें प्रदान किया है उसके साथ ही वे अपने मंच पर पधारे ताकि उनका एक ग्रुप फोटो शब्द प्रवाह साहित्य मंच के सभी सदस्यों के साथ हो सके। मैं सभी कवि साहित्यकारों को और जिनका सम्मान हुआ उन सभी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ ग्रुप फोटो के लिए। सभी पधारे। मैं आज के जो अतिथि हैं उनको चाहूंगा कि वे मंचासीन हों और पीछे उनके जो है मैं चाहता हूं सभी जो अतिथि हैं वो अपना आसन ग्रहण करें, अपने स्थान पर आ जाएं और उनके पीछे सारे सम्मानित अतिथि आ जाएंगे ताकि बैनर भी आ सके उसके साथ। सभी जो अतिथि हैं वो अपने स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय श्रद्धेय मिश्र जी, मैं चाहूंगा मंच पर आप स्थान ग्रहण करें। आदरणीय एवं पीछे सम्मानित साहित्यकार खड़े हो जाए ताकि बैनर के साथ फोटो व्यवस्थित आ सके। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। और अब मैं इस क्रम की अंतिम कड़ी आभार की कड़ी बची है। मैं आभार के लिए संस्था के भाई संदीप रंजन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सभी सम्मानित अतिथियों का और हमारे जो आमंत्रित अतिथिगण हैं उन सभी का आभार व्यक्त करें। संदीप रंजन। अच्छा सर, बधाई हो। 2008 से शुरू हुई शब्द प्रवाह की यात्रा 9वां आयोजन, जिसमें आप सभी की सहभागिता है। आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं
धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि यदि इस यात्रा में संदीप सृजन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, आप लोग न होते तो। ऊपर मंच पे विराजित अतिथि हो या सामने के दीर्घा में बैठे वरिष्ठ जन, साहित्यकार जन, मेरे स्नेही जन, आशीर्वाद दादा, उनके बिना यह यात्रा पूरी होना संभव नहीं था। और इस 10 वर्ष की यात्रा में वैसे तो कई शब्द प्रवाह से जुड़े हुए मित्रों को भी हम सम्मानित कर चुके हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं जो शायद कहीं न कहीं अपना मौन होकर सारे काम करते रहे और उन्हें हम सम्मानित नहीं कर पाए या कोई ऐसा प्रसंग न बना। तो आज मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का मौन सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उन्हें भी इस मंच पर आमंत्रित करूं और सम्मानीय अतिथि जन उनको स्वागत करें, सत्कार करें। सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे मौन सहयोगी डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी। LIC में कार्यरत हैं, बड़े अधिकारी हैं, व्यस्तताओं के बीच भी शब्द प्रवाह के 10 वर्ष के सफर में एक महत्वपूर्ण अंग है जो कभी सामने नहीं आया। आपने कभी मंच पे देखा नहीं होगा, जो हार पहनाते वक्त ही सामने आते हैं बस। बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, 3 कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी और कई सम्मान इनको भी मिल चुके हैं, लेकिन मौन काम करने की एक जो आदत है वो शायद इन्हें पीछे रखती है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा श्री अशोक कुमार जी रक्ताले साहब। श्री अशोक कुमार जी रक्ताले साहब उज्जैन शहर में यदि हिंदी छंद और उर्दू छंद का यदि किसी मर्मज्ञ व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो वो एक नाम अशोक कुमार जी रक्ताले, शायद कोई इन्हें नहीं पहचानता हो। उज्जैन के लोगों को भी जानकारी इस चीज की नहीं है और विगत 6-7 वर्षों से मौन साधक के रूप में शब्द प्रवाह से जुड़े हैं, तन मन धन से सहयोग देते हैं शब्द प्रवाह को और सतत कार्यरत हैं। श्रीमती आशा गंगा जी शिरोडकर। अपने लेखन और हिंदी के प्रति इनका जो मैं कहूंगा कि हिंदी में जितनी विद्वता है, यदि एक डॉट भी हम कहीं लगाना भूल जाए, एक बिंदु भी कहीं लगाना भूल जाए तो शायद इनसे अच्छा पकड़ने वाला उज्जैन में कोई नहीं मिला आज तक। तन मन धन से सहयोग और आपके पति श्री प्रमोद शिरोडकर जी की स्मृति में 2 सम्मान हम शब्द प्रवाह से दे रहे हैं। डॉक्टर अजय कीर्ति जैन साहब, शायद चले गए हैं, खैर मैं उपस्थित मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त करूं। शायद मेरे परिवार का अंग है ये सभी तीनों जो विद्वत बैठे हैं, तो आभार तो नहीं लेकिन इन्हें प्रणाम करता हूं और आप सभी ने अपना अमूल्य समय शब्द प्रवाह के लिए दिया। शब्द प्रवाह परिवार आप सभी के प्रति कृतज्ञ है। नमन, जय जय भारत। और अब राष्ट्रगान के लिए डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित है, पधारे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा।
भारत माता की जय। भारत माता की जय।